Now we talk about the graph traversal algorithm. This is lecture number 21 of design analysis of algorithm. Graph search algorithms. Graph search algorithms अब हम start करेंगे. Systematically search every edge and every vertices of graph. Graph is a G vertices of V and E is either directed or undirected. इसमें applications में इसमें आ जाता है हमारे पास routing, सर्चिंग और क्लस्टरिंग के लिए. ठीक है, यहाँ से हम ग्राफ के सर्चिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे. ग्राफ ट्रैवर्सल. मैनी प्रॉब्लम्स रिक्वायर प्रोसेसिंग all graph vertices and edges in systematic fashion. And graph traversal algorithms, ग्राफ सर्चिंग एल्गोरिथम्स के हमारे पास दो एल्गोरिथम्स हैं. Depth first search start the traversal from the root node and explore the search as far as possible from the root node. ये डेप्थ वाइज सर्च करते हैं और इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्टैक का. ठीक है, फिर आ जाता है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च. ब्रेडथ फर्स्ट सर्च स्टार्ट ट्रैवर्सल फ्रॉम रूट नोड and then explore the search in the level by level manner and close as possible from the रूट नोड. तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च जो दो ट्रैवर्सल एल्गोरिथम हैं और सर्च के एल्गोरिथम्स हैं, अब इनको हम एक्सप्लोर करेंगे मजीद एग्जांपल्स के साथ. DFS is an algorithm for searching a graph or tree data structure. The algorithm starts at the root top node of the tree and goes as far as it can down a given branch path. Then backtrack until it finds an unexplored path and then explore it. The algorithm does this until the entire graph has been explored. Many problems in computer science can be thought of in terms of graph. For example, analyzing network, mapping routes, scheduling, find, spanning tree are graph problems. To analyze these problems, graph search algorithms like depth first search are very useful. This is one more method. Visit graph vertices by always moving away from last visited vertex to a unvisited one. Backtrack gets no adjacent unvisited vertex as available. Recursive or it uses a stack. ठीक है, तो इधर हम रिकर्सिव भी करते हैं और यूजेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक यूज करते हैं. अ वर्टेक्स इज पुश ऑन द स्टैक व्हेन इट टीचेस फॉर द फर्स्ट टाइम. A vertex is pop off the stack when it become a dead end, or such as when there is no adjacent unvisited vertex. Redraw graph in tree-like fashion with tree edges and back edges for undirected graph. This is the pseudocode of DFS available on your textbooks. और इसमें आप देख सकते हैं कि देयर इज ए DFS जो कि इनपुट ले रहा है G एज अ ग्राफ. और इसमें कैसे काम कर रहा है, इसमें इम्प्लीमेंटिंग ए डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल ऑफ गिवन ग्राफ. इनपुट हमारे पास एक ग्राफ होगा जो कि कम्बिनेशन होगा वर्टिसेस और एजेस का. आउटपुट क्या होगी, ग्राफ G विद इट्स वर्टिसेस मार्क विद कंसेक्टिव इंटीजर्स in the order they have been first encountered by DFS traversal. Mark each vertex in V with 0 as a mark of being unvisited. ठीक है, तो इसमें पहले आप जब ग्राफ डालेंगे तो पहला लूप जो है काउंट जो कि 0 पहले आप असाइन करें इसमें जो है सबसे पहले काउंट 0 जाएगा और ये लूप यूज करके आप हर वर्टिसेस में 0 पुट कर देंगे अगर वो मार्क नहीं हुई. ठीक है, ताकि आप जब उसे विजिट करेंगे तो फिर उसको अनमार्क करके उसको 0 से 1 कर देंगे. ठीक है, और नीचे ये जो फंक्शन है DFSV, यहाँ पे आप हर वक्त एक एक एज देते जाएंगे, कॉल होता रहेगा और जब तक उससे नेक्स्ट जो उसका एडजेसेंट नोड जो कि अनविजिटेड है वो मार्क होगा. और इस तरह से ये जब तक मार्क होता रहेगा जब तक कि उसका एडजेसेंट नोड अवेलेबल होगा. और जैसे ही इसका एडजेसेंट नोड नहीं अवेलेबल होगा तो वो दोबारा से आप DFS जो है वो दोबारा अपने आप को रिकर्सिव कॉल करेगा, बैक कर देगा ताकि नया वर्टिस लेके आए जिससे वो दोबारा उसको ट्रैवर्स कर सकेगा. और इस तरह से सूडो कोड, क्योंकि इसमें दो लूप यूज़ हो रहे हैं, एक लूप यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक यहाँ यूज़ हो रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक तरह से n स्क्वायर बनती है जो कि वर्टिसेस में V स्क्वायर कहलाती है.
ये DFS मेथड को अप्लाई करने के लिए ग्राफ की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास रूट नोड ए है, ठीक है। ए से हम लोग जो है वो बी ले रहे हैं, ए से हम ई भी ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमने ए से बी विज़िट किया। फिर हमारे पास बी में दो हमारे पास ऑप्शन हैं, लेकिन लेट्स सपोज हमने के बी के बाद एफ अगर विजिट कर लिया, देखिए हमारा जो स्टैक है वो उसके साथ नीचे बिल्ड होता जा रहा है। जैसे ही एफ लिया तो ये थर्ड स्टेट पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद हम एफ के बाद पहुंचे तो एफ से हमारे पास अगेन जो विजिटेड नोड कर सकते हैं वो है ई, ठीक है। ई तक पहुंचने के बाद अब हमारे पास ए को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब बैक ट्रैक करेगा और बैक ट्रैक करेगा उन नोड्स पे जहाँ से वो नेक्स्ट नॉन विजिटेड नोड तक जा सकता है। तो ई पॉप करेगा, ठीक है। ई को पॉप करने के बाद इस सिचुएशन में इसके बाद ये एफ को भी पॉप करेगा और फिर ये बी के पास पहुंचेगा, क्योंकि बी के पास हमारे पास नेक्स्ट एक नॉन विजिटेड नेबर नोड अवेलेबल है जो कि जी है। तो इसके बाद ए बी के जो ई और एफ के पॉप होने के बाद बी से दोबारा से विजिट करना शुरू करेगा जो कि जी आ जाएगा। फिर जी से आगे हमारे पास सी की ऑप्शन है, सी विजिट होगा, फिर डी विजिट होगा और एच विजिट होगा, और इस तरह से हमारे सारे विजिट हो चुके होंगे। अब एच से जी पे जाएगा तो जी तो ऑलरेडी विजिट है तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और फिर दोबारा से बैक ट्रैक पॉप करना शुरू कर देगा अंटिल कि आपका पूरा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा वन बाय वन करके। और इस तरह से हम DFS को इस तरह से इसका जो ट्रेवर्सल है वो बनाएंगे, और ये इसकी वन एग्जांपल है। नोट ऑन DFS. DFS कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद ग्राफ रिप्रेजेंटेड एट एडजेसेंट मैट्रिक्स से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि उस वक्त एडजेसेंट में जैसे अगर आपके पास 5 नोड्स है तो 5 × 5 का बनेगा, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा वी और ये मॉड का निशान और स्केयर होगी, ठीक है। और दूसरा एडजेसेंट लिस्ट में जो है हमारे पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम लिखेंगे थीटा वी फॉर वर्टेक्स प्लस ई, और ये नॉन पॉजिटिव टेक्निकली यूज़ करेंगे। इसकी रीज़न क्या है कि ये टू डिस्टिंक्ट ऑर्डरिंग ऑफ वर्टेक्स हो रहा है, ऑर्डर इन विच वर्टिसेस आर फर्स्ट इनकाउंटर्ड पुश ऑन टू स्टैक एंड ऑर्डर इन विच वर्टिसेस बिकम डेड एंड्स, यानी पॉप अप होके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक रीज़न है, और इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है, चेकिंग कनेक्टिविटी, फाइंडिंग कनेक्टिव कंपोनेंट्स, चेकिंग एसाइक्लिक इफ नो बैक एज, फाइंडिंग articulation points and bi-connected components, searching the state of problem for solutions in AI, ठीक है। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो। ये DFS की एक और एग्जांपल है, इसमें हम वन बाय वन शो करेंगे स्टैक में इस वक्त क्या पुश हुआ है और रिजल्ट में आउटपुट में क्या शो होगा, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास ये जो ग्राफ है ये एग्जांपल है जिसमें हमने रूट नोड लिया है ए, ठीक है। तो इस वक्त स्टैक में पुश किया ए और रिजल्ट आउटपुट में भी उसका सीक्वेंस ए ही आएगा। इस सेकंड स्लाइड में हमने रूट नोड से अब विजिट करना शुरू करना है। तो विजिट करने के लिए हमने सबसे पहले नियरेस्ट एडजेसेंट ऑप्शंस देखें, ठीक है। तो अब हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सपोज अगर हम ए से बी की तरफ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ ई जी डी ऑल्सो, बट यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया बी को, तो बी में स्टैक में पुट किया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टैक में हमने बी पुट किया और आउटपुट में भी बी शो कर दिया। इस स्लाइड पे हमने बी से एडजेसेंट देखने हैं कि कौन कौन से हम विजिट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि हमने एक ही विजिट कर सकते हैं तो बी से हमने यहाँ पे ई को ट्रैवर्स किया और उसी को हमने स्टैक में पुट कर दिया और आउटपुट में शो कर दिया। यहाँ पे हमने ई तक पहुंचे थे, ई से आगे कंसेक्टिव नोड जी हमने सेलेक्ट कर लिया और जी ट्रैवर्स हो गया। अब ए बी ई और जी, यहाँ पे अब कोई और नॉन विजिटेड नोड नहीं रहेगी, स्टैक में भी हमने चारों को इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि अब हम किसको पॉप करें, तो दोबारा हम अनविजिटेड नोड तक पहुँच सकते हैं। तो हमने जी और ई को पॉप किया, इन दोनों को पॉप करने के बाद अब हमारे स्टैक में ए और बी रह गया था, ठीक है। इन दोनों को पॉप करने के बाद ए बी रह गया, ए बी से हमारे पास बी से हमारे पास अब कंसेक्टिव एफ आ गया। तो एफ को हम स्टैक में भी पुट कर देंगे और रिजल्ट में भी सीक्वेंस में भी शो कर देंगे।
जी, तो अब इस स्लाइड में हम लोग F तक जो है वो पिछले स्लाइड तक पहुंच गए थे, विजिट कर चुके थे। तो अब हमारे पास ऑप्शन F के पास हमारे पास दो ऑप्शन है, एक D भी है और C और H भी है। तो सपोज अगर हम यहाँ पे C यूज़ कर लेते हैं तो C को स्टैक में पुट करेंगे और साथ ही सीक्वेंस में लिख देंगे, और फिर अगर उसके साथ कंजक्टिव हमारे पास एक और नोड है H आ जाएगा, तो H को हम स्टैक में पुट करेंगे और इसी तरह से यहाँ पे कर देंगे। तो हमारे पास C तक और H तक जैसे ही हो जाएगा, तो अब हमारे पास फिर हम देखेंगे कि कौन सा, ये तो सारे विजिट हो चुके हैं। तो अब हम तब तक फिर पॉप करेंगे जब तक हमारे पास कोई नॉन विजिटेड नोड नहीं आते। तो इस वक्त हमें पता है ग्राफ में सिर्फ D रह गया, तो D पे पहुंचने के लिए हमें दोबारा F तक जाना है। तो इसका मतलब है कि H और C विल बी पॉप अगेन। जी, तो अब यहाँ पे डेफर सर्च में हमने F तक जो है वो दोबारा पॉप कर लिया था H और C को पॉप करके, तो हम F से दोबारा D तक पहुँचेंगे जो कि लास्ट नोड रह गया था, और हमारे पास लास्ट एंट्री इन हमारी स्टैक होगी। और टोटल इनपुट जिस तरह हमने इसको विजिट किया है यहाँ पे टेस्ट स्टैक में, जिस तरह पुश किया उस लिहाज से हमने आउटपुट शो कर दिया कि इस तरह से हमने सारे के सारे नोड्स को विजिट किए है। ठीक है, तो एंड ऑफ स्टैक ये होता है कि आप सारों को एक एक करके पॉप कर लेते हैं और स्टैक शुड बी एम्प्टी फॉर नेक्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, ये डेफर सर्च की एक और एग्जांपल है। इसको अगर आप सपोज ए लेके सॉल्व करें, अपना सीक्वेंस से आप इसको सॉल्व करेंगे, ए के बाद आप किसको लेंगे और किस तरह से इसको फिल करेंगे, तो आपका सीक्वेंस जो भी होगा वो थोड़ा बहुत मेरे आंसर से जो कि नेक्स्ट स्लाइड से चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ए से पहले आप बी को करें, बी से फिर आप बी को पॉप कर लें, ए पे आ जाएं और फिर एस पे चले जाएं, और फिर एस से आप सपोज सी पे चले जाएं, सी से आप डी पे चले जाएं, डी से फिर आप ई पे चले जाएं और फिर एच पे चले जाएं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करें और फिर दोबारा आप इसको पॉप करें, फिर इसको पॉप करें, डी को पॉप करें और फिर सी पे पॉप करके दोबारा वापस आएँ और सी से दोबारा एफ और जी, और इस तरह से ये होल आपका जो है स्टैक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंटर नोड जो होती है, इंटरमीडिएट नोड होती है या मिडल नोड्स होती है, उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस आपका चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपने हर वर्टेक्स को एक दफ़ा ज़रूर विजिट करना है। जी, तो ये आंसर है। देखें, इसमें हमने पहले ए से बी गए, क्योंकि बी का कोई एडजेसेंट नोड नहीं है तो हमने बी को पॉप कर दिया। देख लें इसमें सीक्वेंस में आउटपुट में शो हो रहा है। उसके बाद हम दोबारा एस पे गए हैं, एस से हम सी पे गए हैं, सी से दोबारा हम लोग डी पे गए हैं, डी से डी फिर पॉप हुआ है, वो पॉप करने के बाद हम सी पे आए क्योंकि इससे हमें एक और एडजेसेंट नोड मिल रहा था, वो ई और एच था। तो यहाँ तक ये हमने फॉलो किया। फिर हमने जब यहाँ तक पहुँच गए थे ई से एच, तो फिर अब कोई और वर्टिसेस हमारे पास क्या रह गया, जी रह गया और एफ रह गया। हमने इसको विजिट किया और अल्टीमेटली फिर वन बाय वन करके पूरे स्टैक को एम्प्टी कर लिया। और ये भी एक और ग्राफ की एग्जांपल डीएफएस के लिहाज से। जैसे ही हमारा यहाँ पे सीक्वेंस सारा का सारा वर्टिसेस का विजिट हो जाता है, तो फिर अल्टीमेटली हम स्टैक को एम्प्टी कर देते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ डीएफएस, जिसमें हम स्टैक को फॉलो करते हैं। Next method is Breadth search. Breadth search is an important graph search algorithm that is used to solve many problems, including finding the shortest path in the graph and solving puzzle games such as the Rubik cubes. ठीक है, तो ये breadth search की हमारे पास नेक्स्ट जो है सर्च टेक्निक है, और मैनी प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस में कैन बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स, or for example analyzing network mapping, scheduling or graph problems. Graph searching techniques like buffer search are useful for analyzing and solving graph problems. अब इसमें मेथड क्या यूज़ होता है? बफर सर्च में आपने स्टैक यूज़ की, यहाँ पे मेथड यूज़ होता है बफर सर्च में क्यूज़ का। विजिट ग्राफ वर्टिसेस बाय मूविंग अक्रॉस टू ऑल द नेबर्स ऑफ लास्ट विजिटेड वर्टिस, यानी एक नोड के जितने भी उस वक्त एजेस हैं, उनसे जितने वर्टिसेस आएंगे वो एक साथ आप उनको लेके चल सकते हैं, क्यू में ऐड कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ ग्राफ BFS यूज ए क्यू सिमिलर टू लेवल बाय लेवल ट्री ट्रैवर्सल. Redraw graph entry like passion with tree edges and cross edges for undirected graph. So this is the method of how we traverse
breadth search. This is the pseudocode of BFS which is given in your textbook also. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी हम प्रेफर सर्च में भी ग्राफ जो है एज ए इनपुट लेते हैं, और ग्राफ इनपुट लेने का मतलब ये है कि उसमें वर्टिसेस और एजेस दोनों हैं, और इसमें भी हम ये करते हैं कि पहले एक फॉर लूप लगा के सारे वर्टिसेस को 0 से मार्क कर लेते हैं, और फिर एक एक वर्टिसेस के अगेंस्ट हम जो है उसको BFS के साथ कॉल करेंगे। अब जैसे ही इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपकी क्यू जो होगी वो एम्प्टी होगी। जैसे ही आप 1 करेंगे एक वर्टिस उसमें ऐड हो जाएगी। जब एक वर्टिस ऐड हो जाएगी तो उससे एडजेसेंट जितने भी उसके नेबर्स हैं वो सब के सब उसके बाद 1 बाय 1 ऐड होंगे, और उनको काउंट में आप 1 करके ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही उसके एडजेसेंट नोड्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा से आप BFS के अंदर चले जाएंगे ताकि नेक्स्ट वर्टिस को आप ले सकें, जिसके ज़रिए आप दोबारा क्यू को बिल्ड कर सकें, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी V स्केयर है क्योंकि आपने इसमें 2 लूप्स यूज़ हो रहे हैं, एक यहाँ पे लूप यूज़ हो रहा है और एक यहाँ पे लूप यूज़ हो रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ BFS, और ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमने A को एज अ सोर्स नोड लिया है, और A इसमें क्यू में किस तरह से आप इंसर्ट करेंगे कि पहले आपके पास क्यू में A आएगा, और A जैसे क्यू में इंसर्ट हो जाएगा तो अब इसके साथ इसका जो नॉन विजिटेड जो इसके सारे नेबर्स हैं वो सेकंड लेवल पे विजिट होंगे। लेकिन उससे पहले क्यू में एक के क्योंकि सारे के सारे नॉन विजिटेड नोड इकट्ठे एक साथ विजिट हो रहे हैं तो हम ए को इसमें से साथ ही नेक्स्ट लेवल पे पॉप कर लेंगे। और पॉप होने का मतलब ये कि इसके सारे के सारे जो बाकी इसके BEF नेबर नोड्स हैं वो क्यू में एंटर हो जाएंगे। तो BEF नेक्स्ट हमारे क्यू में ये आ जाएगा, ठीक है। तो A पॉप हो चुका है, BEF आ जाएगा। BEF जो है इसमें से सबसे ऑर्डर में सबसे पहला नोड कौन सा है, B। अब B का हमें नेबर्स देखने होंगे, F तो ऑलरेडी इंसर्ट है, इसको हम लीव कर देंगे, और B का नेक्स्ट देखेंगे कौन सा नॉन विजिटेड है जो कि आ सकता है, लेकिन B साथ साथ आपके पास क्यू में से रेस हो जाएगा, और इसका जो नेबर जो कि नॉन विजिटेड था वो इसमें ऐड होगा जो कि क्या है, G, ठीक है। G आने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट जो है कौन सा नोड है जिससे हम उसके नॉन एडजेसेंट को विजिट करेंगे, वो है E। E के साथ हमारे पास कोई भी अवेलेबल नॉन विजिटेड नोड नहीं है तो वो भी पॉप हो जाएगा क्यू में से, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन है। फिर हमारे पास आ जाता है F का भी कोई भी साथ जो है नॉन विजिटेड नोड नहीं है तो ये भी पॉप हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लास्ट जो आपने विजिट किया था G रह गया। G के नॉन विजिटेड में 2 नोड्स अवेलेबल हैं, 2 वर्टिसेस हैं, C और H। अब वो जैसे ही आप डालेंगे उससे पहले G पॉप हो जाएगा और C और H आ जाएंगे, ठीक है। C और H आपके इंसर्ट हो जाएंगे। तो अब C से हम देखेंगे कि कौन सा नॉन विजिटेड है, तो C को पहले पॉप करके और फिर उसके नॉन विजिटेड नोड में हमारे पास आ जाएगा D, और H से हमारे पास कोई भी नहीं रह गया तो ये भी पॉप हो जाएगा और D भी पॉप हो जाएगा। तो ये सारे इस तरह से क्यू जो है वो हमारी एम्प्टी हो जाएगी। तो आउटपुट सीक्वेंस में ये जिस तरह से क्यू में इंसर्ट हुए हैं इसी तरह से इसका सीक्वेंस जो है वो शो कर देंगे, तो हमारे पास DFS जो क्यू ट्रेवर्सल है वो कंप्लीट हो जाएगा। Nodes on BFS. BFS has same efficiency as DFS and can be implemented with graph represented as adjacent matrix से करेंगे तो थीटा B स्केयर एंड adjacent list से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा B प्लस E। Y क्यों है, ये सिंगल ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस है, ऑर्डर ऐड और डिलीट फ्रॉम क्यू इन द सेम वे है, जबकि DFS में आपको पता है कि आप एक तरफ से इंसर्ट करते हैं दूसरी तरफ से पॉप करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल ऑर्डरिंग है, और कौन सी एप्लीकेशंस में यूज सेम एज DFS है बट कैन आल्सो फाइंड पाथ फ्रॉम ए वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टेक्स विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एजेस। तो ये हमारे पास कुछ नोड्स पॉइंट्स हैं ऑन DFS। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ब्रेडथ सर्च। इसमें ये हम पहले इसको DFS से भी कर चुके हैं। इसके अंदर आपको पता है कि सबसे पहले हमने रूट नोड डिसाइड करना है जो कि इस वक्त हमारा A नोड है, और इस वक्त देख लें क्यू एम्प्टी है और हमने
ए हम विजिट करने का मतलब ये है कि जैसे ही हमने रिजल्ट में लिखा तो क्यू में एंटर करने के बाद हमने क्रॉस कर दिया, क्योंकि इसके जितने नेबरहुड नोड्स हैं वो उसके बाद क्यू के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये सेकेंड लेवल ऑफ क्यू है जिसमें हमने बी के सारे नेबरहुड नोड्स को क्यू के अंदर एंटर कर दिए, देख लें, ठीक है। और इसी को हमने आउटपुट में भी साथ लिखा है, और साथ यहाँ पे हमने बी को क्रॉस इसलिए किया कि बी का जो सब नोड है जो कि हमने इसमें इंसर्ट किया है वो हमें यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि इसके जो नेबरहुड नोड्स हैं वो आ जाए। इससे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि ये बी के जो नेबरहुड नोड्स हैं वो इंसर्ट हो गए हैं। हाँ, इसमें आप चेक कर लेंगे बी हमने क्रॉस किया था, तो अब उसके इस लेवल पे हमने ई और एफ जो उसके इस नेबरहुड नोड्स थे वो हमने क्यू में भी एंटर कर दिए, क्यू में भी एंटर कर दिए, और यहाँ पे उनका कलर भी हमने येलो कर दिए, और यहाँ आउटपुट में भी वो ई और एफ शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्यू में से डी को भी डिलीट कर दिया, क्योंकि अब डी के सब नोड्स जो हैं वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। जैसे डी से हमारा एफ आ रहा था, लेकिन एफ क्योंकि ऑलरेडी इंसर्ट है तो इसलिए डी तो हमने क्रॉस कर दिया, लेकिन हमने कोई नया इंसर्ट नहीं किया, क्योंकि डी का नेबरहुड नोड में कोई और नेबरहुड नोड नहीं अवेलेबल। ये अब स्लाइड्स में हमने डी से ऑनवर्ड सारे वो पॉप करना शुरू कर दिए जब तक कि हम उसका नॉन विजिटिंग नोड जिसके पास कोई वर्टिस अवेलेबल है वहाँ तक ना पहुँच जाए। तो इस तरह हमने देखा कि हमने पहले जी का कोई नहीं है वो क्रॉस किया, ई का कोई नहीं है वो क्रॉस किया, एफ का यहाँ पे है वो है सी, और फिर सी का क्रॉस किया तो उसका जो नेबरहुड नोड है एच आ गया। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस जो है जिस तरह से हमने क्यू में इंसर्ट किए वैसे ही हमने उसका इनपुट जो जैसे इंसर्ट की वैसे ही उसकी आउटपुट शो कर दी, और एंड ऑफ क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी, और इस तरह BFS कंप्लीट हो जाएगी। जी, इस स्लाइड में हमने सारा लास्ट स्टेप जिसमें सारे के सारे क्रॉस हो चुके हैं और उसका आउटपुट भी नीचे शो कर दिए। ये सेम एग्जांपल है जिसको हम DFS से भी कर चुके हैं, अब हम BFS से करेंगे, और पहले A और B, फिर B ए से हमने किया तो ए के जो दोनों नेबरहुड नोड्स थे वो क्रॉस होने के बाद क्यू में इंसर्ट हो जाएंगे, जिसको हम बी और एस कहेंगे, और यहाँ से नेक्स्ट इसकी वर्किंग हम BFS के लिहाज से करेंगे। जी, तो ए तो हम लोग ऑलरेडी क्यू से निकाल चुके थे, और बी इसलिए निकाल देंगे क्योंकि उसका कोई सब नोड नहीं है, वो भी आउट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। एस के हम जब क्रॉस करेंगे तो सी और जी क्यू में इंसर्ट हो जाएगा, और सी जब क्रॉस करेंगे तो उसके डी और ई आ जाएंगे, और जब जी क्रॉस करेंगे तो उसके नोड जो है एफ और एच आ जाएंगे। तो इस तरह से क्यू में सिर्फ ये चार रह जाएंगे लास्ट एंट्रीज में, और अल्टीमेटली इनके आगे कोई नोड ऐसा नॉन विजिटेड नोड नहीं है, तो ये भी आखिर में 1 बाय 1 पॉप होते हुए डिलीट हो जाएंगे। और इस तरह हम जब लास्ट हमारा जो स्टेट होगी उसके अंदर क्यू हमारी एम्प्टी होगी, और सारा सीक्वेंस जिस तरह से हमने इंसर्ट किया था वो हम नीचे शो कर देंगे। इसमें इस स्लाइड में हमने बुक से ये आपके लिए टेबल इंसर्ट किया है। इसके अंदर हमने DFS और BFS की जो जनरल 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं डिफरेंस के वो डाले हैं। BFS और DFS में डेटा स्ट्रक्चर, DFS में स्टैक यूज़ होता है और BFS में क्यू यूज़ होता है। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑर्डरिंग DFS में 2 ऑर्डरिंग है क्योंकि इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट ऑर्डर है और डिलीट करने के लिए डिफरेंट, और BFS में दोनों एक ही है क्योंकि FIFO है। और एच टाइप अनडायरेक्टेड ग्राफ में ट्री एंड बैक एजेस होगा इसमें, और DFS में ट्री एंड क्रॉस एजेस होगा, ठीक है। एप्लीकेशन में हमारे पास कनेक्टिविटी, साइक्लिसिटी और आर्टिकुलेशन पॉइंट्स आएंगे। दूसरे BFS में भी पहले 2 पॉइंट सेम है और फिर लास्ट मिनिमम एज पाथ भी हम ले सकते हैं। एफिशिएंसी फॉर एडजेसेंट मैट्रिक्स में हमारे पास थीटा 20 की है दोनों की, और एडजेसेंट लिस्ट में हमारे पास B + E दोनों की सेम है, तो ये दोनों डिफरेंस है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज BFS और DFS का ट्रैवर्सल सर्च ऑफ ग्राफ कंप्लीट हो गया है।